अब बात करते हैं बच्चों की कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। बच्चे नहीं, उनके वालिदैन भी यही चाह रहे हैं और वो अदालत तक गए थे कि ये एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। फिर मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने वहाँ पर जाके जिक्र किया कि उन्होंने भी तो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, उनको अपने बच्चों से एग्ज़ाम नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया जाए जो कि नहीं होने जा रहा। और शफ़क़त महमूद जो हैं उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने बताया इस हवाले से कि मैं सोशल मीडिया पर उनको देख रही थी कि वो बड़े एक्टिव थे इस हवाले से। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बात भी की है, हमारी मीटिंग भी मतलब इस तरह से हुई है, तमाम जो वज़रा हैं उनके बैठ के। फिर उसके बाद हमने कैम्ब्रिज को इस हवाले से आगाह भी किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो कोविड की सिचुएशन है इस वक्त हमारे मुल्क में, हमारे बच्चे इस वक्त एग्री नहीं है एग्ज़ाम की, इनको पोस्टपोन किया जाए, इनको आगे किया जाए, इनकी डेट्स जो है वो आगे की जाएँ। तो अक्टूबर नवंबर की कैम्ब्रिज की जानिब से डेट जो है मुतवक्का तौर पर दी गई है कि अक्टूबर या नवंबर में इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, आप इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। जो 13 महीने की शर्त है उस पर भी उन्होंने नज़र-ए-सानी के हवाले से कहा है कि हमने रिक्वेस्ट की है कि उस पर नज़र-ए-सानी की जाए, लेकिन तलबा जो है वो किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं है, मुतमईन नहीं है। इंतजामात की बात हो रही है, लेकिन शफ़क़त महमूद साहब ने एक तस्वीर भी शेयर की थी कि एग्जामिनेशन हॉल ऐसा होगा, वहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरा ख्याल किया जाएगा कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। पेरेंट्स भी ये शिकायत कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे भेज दें जब आपने स्कूल भी बंद कर दिए हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। होना क्या चाहिए था? क्या बच्चे वाकई ज़हनी तौर पर इतने प्रेशर में हैं कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इन एग्ज़ाम्स में बात करेंगे। अली मोइन नवाजिश माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अली, बात हो रही है, तलबा कह रहे हैं, उनके वालिदैन ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो जवाब आया वो भी आपके सामने है। आप क्या समझते हैं, क्या इम्तिहानात मुलतवी होने चाहिए थे? देखिए, ये सारा माजरा चंद माह से चलता आ रहा है और इसमें मेरा ख्याल है जहाँ बुनियादी तौर पे इशू ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि 2 साल में हम बच्चों को बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकते। हमने ये कोई अकोमोडेशन नहीं रखी कि कोविड के केसेस का स्टेटस क्या होगा, मुल्क में कोरोना के क्या हालात होंगे। बस हम एक चीज़ हैमर डाउन करते रहे कि बस बच्चों ने इम्तिहानात देने हैं। और मेरा ख्याल है उस वक्त और इस वक्त की कोविड सिचुएशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमसाए मुल्क में क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन में अभी जो कोरोना की सिचुएशन है, जितनी तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहे हैं, ये वेव आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि इम्तिहानात लेना इर्रेस्पॉन्सिबल है और ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप ना सिर्फ वालिदैन, बच्चे, इन्विजिलेशन स्टाफ की ज़िंदगियाँ रिस्क में लगा रहे हैं कि कोविड ना फैल जाए, बल्कि आप और कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन भी इनेबल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में एक तो जब कोविड बहुत तेज़ है और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या गुजर रहा होगा, किसी का कोई रिलेटिव, कोई ग्रैंड पेरेंट वो कोविड से अभी रिसेंटली पास अवे हुआ होगा या हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इस सूरत हाल में जब इतना बड़ा क्राइसिस हो तो इम्तिहानात मैं नहीं समझता कि होने चाहिए। तो अली मोइन इस हवाले से शफ़क़त महमूद ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि जो पहले हुआ असेसमेंट की बुनियाद पर, टीचर्स के असेसमेंट के ऊपर ग्रेड्स दिए गए बच्चों को, वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं रहा या वो प्रैक्टिस ठीक नहीं रही, इसकी बिना पर हमें एग्ज़ाम जो हैं वो ज़रूरी लेने हैं। तो क्या आप समझते हैं अगर आप खुद इस जगह पर होते तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्री होते? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर मैं इस वक्त इम्तिहानात दे रहा होता तो मेरी ज़िंदगी का ये सबसे एक स्ट्रेसफुल वक्त होता, क्योंकि ना सिर्फ तो जो प्रेशर्स अभी हैं और जो कोविड की वेव अभी है इसके रिलेटेड प्रेशर्स, लेकिन इसके साथ साथ कि ऑनलाइन क्लासेस भी सही तरह नहीं हुई, स्कूल्स भी बहुत अरसा बंद रहे और ये जो इसकी वजह से ज़्यादा नाइंसाफ़ी मिडिल क्लास और गरीब बच्चे के साथ होगी। जो वेल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो अमीर क्लास है, वो तो प्राइवेट ट्यूशन्स भी रख लेती है, वो और भी उनके पास बहुत वसाइल होते हैं कि वो अपने बच्चों की तैयारी करवा लें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्कूल पे रिलाई करते हैं, जो सिर्फ उनका वाहिद जो स्कूल की फ़ीस मुश्किल से देते हैं और उन्होंने वहाँ से ही तैयारी करनी होती है और वो स्कूल बंद रहा है और कोई ट्यूशन वो नहीं ले सके, उनके साथ ज़्यादा ज़्यादती है, क्योंकि वो फिर उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये मैं पर्सनली बिल्कुल मेंटली भी इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए और उसके साथ साथ तैयारी के लिहाज से भी, दोनों के लिहाज से इस वक्त सही तरह इम्तिहान ना दे पाता। ठीक है अली, ये बताइएगा, वफाकी वज़ीर तालीम ये कह रहे हैं कि जो तलबा एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर बग़ैर इजाफी फ़ीस दिए वो यही एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये दुरुस्त चीज़ है? और दूसरी बात, क्या तरीक़ाकार होता है अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया तो आमतौर पर क्या तरीक़ाकार इख्तियार होता था?
देखिए, जो अभी नहीं देना चाह रहे, इसमें सबसे बड़ा प्रेशर तो ये है ना कि हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि अगला एग्ज़ाम सेशन अक्टूबर, नवंबर में और मई, जून में। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए जो कह रहे हैं कि भाई हमारी फैमिली में सब कोविड पॉजिटिव है, लेकिन हम सिर्फ इस डर से टेस्ट नहीं करा रहे कि हमने इम्तिहान देना है और हम अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। फिर कुछ बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट भी कराया, उनका पॉजिटिव भी आया, और वो कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारा साल ज़ाया होता है वरना। ये प्रॉब्लम है अगर हम इम्तिहानात लेते हैं और उन बच्चों को कोई अल्टरनेटिव नहीं देते कि बच्चे अपने आप को रिस्क पे लगाते हैं। अब डेट जो थी वो गालिबन गुजर चुकी है जिसमें आप अपना एग्ज़ाम आगे के लिए डिफ़र करा सकते थे। फिर जो पॉलिसी एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपने डिफ़र नहीं कराया तो आप इसी सेशन में इम्तिहान देंगे, वरना आपको बाद में नई फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। और अगर इम्तिहानात के दौरान आपको कोविड के सिम्टम्स हो जाते हैं या आपको कोविड हो जाता है और बाकी इम्तिहानात आप नहीं दे पाते, तो फिर आपको डिफ़र किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ कंपोनेंट्स दे दिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 3-4 पेपर होते हैं, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स आपने दे दिए हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको ग्रेड मिल सकता है। अली, जिस तरह हम ट्रेंड भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो तलबा हैं वो बहुत ही नाला हैं इस वक्त वफाकी वज़ीर तालीम से, शफ़क़त महमूद साहब से, और वो कहते हैं कि जी ये कुछ नहीं कर पा रही है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। ये बताइएगा, कैम्ब्रिज की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि एग्ज़ाम इसी डेट पर होंगे, इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, या फिर हुकूमत का इख्तियार है और हुकूमत नहीं कुछ कर पा रही? देखें, प्रिंसिपली तो सब कुछ ही हुकूमत के इख्तियार में है ना। कैम्ब्रिज तो एक बोर्ड है जो मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट करता है, उसके पास कोई ऐसा अथॉरिटी तो नहीं है। मैं एग्ज़ाम बोर्ड को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता इस सारी सिचुएशन में। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से है कि जिन ममालिक में हुकूमत ने कैम्ब्रिज को कह दिया कि भाई आप इम्तिहान नहीं लेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा, तो उस ममालिक में उन्होंने किया। इंडिया में नहीं हुआ, अभी पिछले दिनों नेपाल में कैंसिल हो गए एग्ज़ाम। तो पाकिस्तान में हुकूमत का चूँकि पर्सपेक्टिव पहले दिन से ये था कि भाई 2 साल से हम जो बच्चे हैं उनको हम एग्ज़ाम के बगैर पास नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किताब में हरफ़े आखिर लिखा हुआ है कि दुनिया इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है और हम कोई इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं निकाल सकते। और जो मैट्रिक FSC के इम्तिहान है वो भी तो हमने डिले किए हैं। तो मेरा ख्याल है O लेवल बच्चों के साथ इस वक्त ये ज़्यादती है और जुल्म है कि उनको हम फोर्स करें इम्तिहानात देने के लिए। यही कैम्ब्रिज जो UK का बोर्ड है, जो इंग्लैंड में बेस्ड है, इंग्लैंड के पैटर्न पे इम्तिहानात लेता है, वो ही 2 साल से इंग्लैंड में इम्तिहान नहीं ले रहा। इस साल भी नहीं लिए, पिछले साल भी नहीं लिए। तो कैम्ब्रिज का मसला मैं नहीं समझता इतना है। अगर हुकूमत चाहती, मैंडेट करती, तो ये हो सकता था। जब हर जगह लॉकडाउन की बात हो रही है, हर जगह बढ़ते हुए केसेस की बात हो रही है, तो उस वक्त ये बच्चों को इम्तिहान देने पे फोर्स करना कि कोई समझ नहीं आती, और ये हुकूमत की पॉलिसी इस मामले में बिल्कुल गलत रही है। बिल्कुल ठीक है। अली, हमें आप ये भी बता दीजिएगा कि आप ये खुद एग्ज़ाम दे चुके हैं, बच्चे ये भी बात कर रहे हैं, तलबा ये बात कर रहे हैं, पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन हॉल है वो देख लें वहाँ पर हिफाजती इकदाम किस तरीके से मुमकिन हो सकते हैं। क्या मुमकिन है कि वहाँ पर हिफाजती इकदाम हो सकते हैं? आप अपियर हो चुके हैं। दूसरा, किस तरीके से इस सारे मामले को हुकूमत को हैंडल करना चाहिए था? देखें, अगर तो हर बंदा SOPs फॉलो कर सकता, एक बड़ी सादा सी बात है कि हर बंदा SOPs इस एक्सटेंट तक फॉलो करता, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकता, मास्क पहन सकता, तो हमें कभी लॉकडाउन और इन चीज़ों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें क्यों चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, क्यों लॉकडाउन की बात हो रही है? क्योंकि इंसान नहीं फॉलो कर पाता। और आप ये उम्मीद रखें कि बच्चे, ना सिर्फ कि अडल्ट, बच्चे कितना फॉलो करेंगे। इम्तिहानात में के एग्ज़ाम हॉल में तो आप उनको फासले पे बेशक बिठा देंगे, लेकिन आप ये ना भूलें कि वो इतनी मुख्तलिफ घरों से, इतने मुख्तलिफ स्कूलों से जब एक वेन्यूज़ के अंदर आएंगे, बाहर आपस में मिलेंगे, लाइन में खड़े होंगे, और कोई इतनी भी जगह मैदान तो नहीं होते कि जिसके अंदर आप 100% इंश्योर कर सकें कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। एक कन्फाइंड स्पेस में आप फिर भी होंगे, तो सेफली इम्तिहान कराना बड़ा मुश्किल है। और हमें इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी जानों को और सेहत को रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है उस हवाले से बात कर रहे थे। खैर, अब फैसला हो चुका है और बच्चों के पास जो ऑप्शंस बची हैं, अब बच्चों को तैयारी भी करनी है इसके ऊपर। उम्मीद करते हैं कि हम सब
महफूज रहेंगे इस वबा से। इशाल, एक और चीज़ थी, हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जिस वक्त हम कोरोना के दिनों में पहली लहर के दौरान थे तब भी हमने ये देखा था। अब सख्त फैसलों की बात हो रही है, इवन लॉकडाउन की बात भी हो रही है, तो ये जान लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में असल में इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या ट्रेंड वहाँ पर देखा जाए। शहराज अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहराज अहमद, आप बताइएगा, कोरोना वबा के दौरान स्टॉक एक्सचेंज का रुझान क्या देख रहे हैं? ये जो वबा है आलमी, ये कितना असरअंदाज हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पर? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला ज़रूर देखा गया और गुज़िश्ता माह के दौरान जब SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा था, तो उस दौरान लॉकडाउन्स की बातें होना शुरू हुई और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी देखा गया, जिसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी रहा। 100 इंडेक्स में कभी 500, कभी 400, कभी 600 पॉइंट्स का जो उतार चढ़ाव था वो देखा गया था और 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया था। लेकिन सूरत हाल पर मईशत के हवाले से जिस तरह से बेहतरी की कुछ खबरें आती रहीं, रुपये की कदर बेहतर होती रही, स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बरकरार रखने के फैसले किए गए और SOPs के तहत कारोबार रखने की जो ऐलानात हैं वो किए गए, जिसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार थे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हुआ और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का जो सिलसिला है वो देखा गया और इसी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल उतार चढ़ाव के बावजूद 100 इंडेक्स 44,000 से 45,000 पॉइंट्स की सतह बरकरार रखने में कामयाब नज़र आ रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी स्टॉक मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था, जिसके बाद 100 इंडेक्स 45,500 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आज मार्केट का आगाज़ कुछ देर बाद होगा और उम्मीद यही की जा रही है स्टॉक माहिरीन और स्टॉक ब्रोकर्स की जानिब से कि SOPs के तहत जो कारोबार चल रहे हैं उससे मईशत को जहां सहारा मिलेगा, वहीं स्टॉक मार्केट में भी कारोबारी सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी। ज़रूर उसका इम्पैक्ट आएगा थोड़े दिनों में, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है 44 से 45,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है और स्टॉक ब्रोकर्स का भी यही मानना है कि आइंदा आने वाली सिचुएशन भी बेहतर ही नज़र आएगी स्टॉक मार्केट में। जी बिल्कुल ठीक है शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान आगाह कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है उस पर बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। जैसे कि उतार चढ़ाव है, अप डाउन चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम उम्मीद यही जाहिर करते हैं कि कोरोना वबा कहीं हमारी मईशत पर असरअंदाज ना हो, दीगर ममालिक की मईशत पर भी असरअंदाज ना हो, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो असर है वो पड़ता है एक आम आदमी पर। अच्छा, आपने खोजी सीरीज तो देखी होगी शायद? हाँ, खोजी सीरीज देखी है, लेकिन खोजी ऐप जो मुतारिफ करवाई गई है वो मुझे नहीं पता था। मुझे फौरी ना वो याद आ गया, अब ये पूछना भी होगा ये अच्छा, पहले तो हम आपको ऐप के वाले से थोड़ा सा बताते हैं ना कि अगर दाता की नगरी की बात कर ली जाए, लाहौर की बात कर ली जाए, तो ऐसे बेशतर मकामात हैं ख़ासतौर पर अंदरून लाहौर के अंदर जो हम जानते ही नहीं है, लाहौर में रहते हुए भी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की भी, तो हम कई मकामात ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं कर सकें और अब लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनको एक्सप्लोर किया है, साथ पिन लोकेशन भी डाली है और आप कहीं से भी आ रहे हैं, बैरून ममालिक से आ रहे हैं, किसी और शहर से आ रहे हैं, आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड पे। टूरिस्ट आते भी हैं हमजा और उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है, क्या देखना है, कौन सी जगह हैं ऐसी, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे कुछ जो गाइडलाइन देने वाले लोग होते हैं, कभी वो सही भी बता पाते हैं, कभी नहीं भी बता पाते। किसी से भी पूछेंगे, गली मोहल्ले में किसी से जाके पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कभी सही भी बता पाएगा, कभी नहीं भी। लेकिन जो ऐप है, हम लोग क्या, हमारा एक माइंड सेट है कि हमने कहीं पर भी जाना है तो हम गूगल पे एक ऐप जो है उसको फॉलो कर लेते हैं, जो मैप ऐप है उसके थ्रू हम कहीं पर भी चले जाते हैं। ये एक लाहौर खोजी के नाम से ऐप है, इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड किया जा सकता है और फिर उस ऐप के थ्रू आप लाहौर के जो ऐसे मकामात हैं जिनको अभी तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी पे हम बात, ऐप बनाई है जिस टीम ने, उसके रुकन अजान बिन जाहिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनके जो सुपरवाइजर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स में, डॉक्टर अली उस्मान कासमी साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो अजान, अस्सलाम वालेकुम। ये खोजी ऐप कहाँ से आइडिया आया, जो हम खोजी सोच रहे हैं, क्या वहीं से कुछ आइडिया मिला था और कैसे ख्याल आया? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इसका जिक्र किया। तो बेसिकली लाहौरी खोजी हमारी ऐप का जो है वो पूरा नाम है। अच्छा। और लाहौरी खोजी इसके अंदर जैसे आपने डॉक्टर अली उस्मान कासमी का जिक्र किया, इसी तरह ये हमारे एक रिसर्च सुपरवाइज़र हैं फैज़ान नकवी के नाम से। अच्छा। जो कि लाहौर बेस्ड जो है यंग हिस्टोरियन है और अंदरून शहर के ऊपर और ओवरऑल लाहौर के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। अच्छा। तो बेसिकली उनको अपनी काबिलियत की वजह से उनके उस्ताद ने लाहौर का खोजी का लक़ब दिया था। अच्छा। और उन्हीं की बदौलत जो है
हमारे मतलब उनका दिमाग खुद एक गूगल मैप था। जी 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 एग्जैक्टली वो चीज़ें जो गूगल मैप्स को भी नहीं पता, वो चीज़ें उनको पता है। मतलब जो मंदिर गिरजा आज से 100 साल पहले शायद ख़त्म ही हो चुका होगा और उसका कोई नामो निशान भी नहीं, वो भी उनको पता है। तो उनको ऑनर देने के लिए, उनके काम को सराहने के लिए हमने जो है अपनी ऐप का नाम लाहौरी खोजी जी जो है वो रखा है, ताकि वही एक सिलसिला जारी रह सके। है क्या, बताएं आप हमें। अच्छा, ये बेसिकली जैसे हम सब जानते हैं, अपने दाता की नगरी का जिक्र किया है। लाहौर चूँकि एक पुराना शहर है और पहले लाहौर सिर्फ दरवाज़ों के अंदर मुहित था, और उस लाहौर के अंदर इतनी सदियों के अंदर इतनी ज़्यादा तारीख़ी मकामात आए गए कि वो इस वक्त जो है शायद गुम हो चुके हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या उनकी तारीख़ क्या है या उनकी हिस्ट्री क्या है। तो हमने क्या किया, बेसिकली लम्स के अंदर डॉक्टर उस्मान कासमी ने एक कोर्स ऑफ़र किया, जिसके अंदर उन्होंने इस पूरे शहर के अंदर जितने भी मकामात हैं अंदरून शहर के अंदर, दरवाज़ों के अंदर, उनको सारा रिसर्च करके फ़ाइंड आउट किया। उनका डाटा सारा कलेक्ट किया। जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने जाकर एक दरवाज़ा, मतलब स्टूडेंट्स को असाइन हुआ। वो कितने स्टूडेंट्स थे ये भी हमें बताएं। ये पूरी क्लास के अंदर तो 32 स्टूडेंट्स थे। अच्छा। जो कि रिसर्च का काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मुख्तलिफ क्लासिकल टेक्स्ट से जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और उनको सॉर्ट आउट कर रहे थे, उनकी तरतीब दे रहे थे, और फैज़ान नकवी उनकी मदद कर रहे थे। और बेसिकली और जो टेक्निकल साइड के ऊपर जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से थे वो 2 स्टूडेंट्स थे, जिनमें एक मैं हूँ और मेरे एक साथी हैं तैमूर अली। हमने क्या किया, बेसिकली उन स्टूडेंट्स को इनेबल किया कि वो हमें इस तरह इस फॉर्मेट के अंदर डाटा प्रोवाइड करें जो कि हम एक ऐप की शक्ल के अंदर डाल सकें और आम यूज़र जो है उसको आसानी देख सके। और अब जो है यानी कि अब हमने सारा डाटा जो है वो इकट्ठा करके ऐप के अंदर जब हमने ऐड कर लिया, तो अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक गूगल की पिन्स भी डाल दी। अच्छा। क्योंकि अब जैसे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, कोई कहीं से भी आ रहा है तो उनको नहीं पता चलता कि कहाँ पे है। तो अब ऐप के ज़रिए आप आसानी किसी भी, पहले आप दरवाज़ा सेलेक्ट करें, लेट्स से आपने भाटी दरवाजे के अंदर जाना है, दिल्ली दरवाजे के अंदर जाना है, आप दरवाज़ा सेलेक्ट करें और उसके अंदर उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी जो आपके करीब तरीन जगह है उस दरवाजे के अंदर। तो आप उसको उस लोकेशन को सेलेक्ट करें और पहले उसकी क्लासिकल हिस्ट्री सारी टेक्स्ट के अंदर, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि गूगल के ऊपर खुद नहीं मौजूद, मतलब जो कि हमने क्लासिकल बुक्स से जो है वो स्टूडेंट्स ने सारी इकट्ठी की है और उसको जो है वहाँ पर काफ़ी मेहनत आपने की। अजान, आप हमारे साथ ही रहे, आपके सुपरवाइजर साहब जो है उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली कासमी साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खोजी ऐप का ख्याल हमें बताया आज़ान ने कि कैसे आया थोड़ा सा, लेकिन आप बताएं कि इसका बैकग्राउंड आपके जहन के अंदर क्या था कि ये ऐप बननी चाहिए, फिर बच्चों को आपने किस तरीके से मोटिवेट किया? 2 साल कबल तकरीबन प्रोफेसर अनुपमा राव है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तारीख़ की उस्ताद हैं, तो वो लाहौर तशरीफ़ लाई थी। तो वो अपने एक रिसर्च के सिलसिले में उनको इंटरेस्ट था कि यहाँ पर लाहौर में जात पात तोड़त मंडल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम किया करती थी, और उन्होंने 1930 की दहाई में डॉक्टर अम्बेडकर को लेक्चर के लिए बुलवाया था, जो बाज़ वजूहात की बिना पर वो लेक्चर तो ना हो सका, लेकिन बहरहाल वो जो अम्बेडकर ने जो उस मौके पर जो एक पैम्फलेट लिखा था वो बहुत मशहूर हुआ। तो उस इमारत की एक और उस पूरे वाक़े की तारीख़ी अहमियत है, तो हम उसको ढूंढने के लिए निकले। और इसके लिए मैंने जो है ज़हमत दी है, मेरे दोस्त हैं फैज़ान अब्बास नकवी, जो कि लाहौर में मारूफ़ हैं लाहौर के खोजी के नाम से, क्योंकि उनकी जो मालूमात है लाहौर के हवाले से वो एक इंसाइक्लोपीडिक नौयत की मालूमात है। और इसीलिए हमने जो ये ऐप, इसका नाम जो रखा है वो लाहौरी खोजी इसीलिए रखा है क्योंकि इसको बनाने में और उसमें जो मालूमात हैं उसमें फैज़ान अब्बास नकवी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम जब उस खोज में निकले, उस इमारत की तलाश में, तो उससे फिर मुझे एक आइडिया आया, और वो प्रोफेसर राव जो हैं वो उनका काम है बॉम्बे के हवाले से या न्यूयॉर्क में लोग अगर पैदल चलते हैं और पैदल चलकर वो अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी इमारतों को देखना चाहते हैं, तो उससे फिर मैंने सोचा कि हम क्यों ना हम लाहौर शहर के हवाले से भी एक इसी तरह का एक कोर्स पढ़ाएं। तो बुनियादी जो पहली जो एक मेरे जहन में ख्याल आया था वो तो एक कोर्स पढ़ाने का आया था, और कि हम उस कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को लाहौर की तारीख़, उसकी सकाफ़त और उसके रहन सहन लोगों के हवाले से उसमें एक इल्मी अंदाज में गुफ्तगू कर सकें। और इस कोर्स के साथ ये एक मुंसलिक किया गया स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट कि हम इसमें एक ऐप जो है वो तश्कील दें, क्योंकि जिस तरह हम बाहर के ममालिक में देखते हैं कि वहाँ के शहरों में अगर कोई टूरिस्ट जाता है और उसको वहाँ के मकामात को एक्सप्लोर करना हो तो बेतहाशा मालूमात ऑनलाइन मिल जाती है और ऐप्स भी होती हैं, लेकिन लाहौर के हवाले से चंद जो मतलब अहम चीज़ें हैं, बादशाही मस्जिद और लाहौर का शाही किला,
या वज़ीर खान मस्जिद बहुत हद तक, इसके बारे में तो लोगों को आगाही होती है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं जानते कि जो हमारा जो वॉल्ड सिटी है, जो अंदरून शहर है, वो भरा पड़ा है तारीख़ी मकामात से, बाज़ारों से, और वैसे भी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और वहाँ की जो मुआशरत है, तो उसको इस जो है आम आदमी तक पहुँचाने के लिए और उनकी दस्तरस में लाने के लिए हमने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम एक ऐप बना दें और उसमें मालूमात भी दे दें, ताकि अगर कोई शख्स वहाँ तक इन जगहों तक पहुँचना चाहता है और उनकी सैर करना चाहता है तो उसको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। डॉक्टर साहब, हमने लाहौरी खोज की बात कर ली, इस ऐप से तो हम ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हम दीगर शहरों की बात करते हैं, दीगर शहरों के हवाले से भी कोई काम हो रहा है क्या? दीगर शहरों पर भी आप कोई ऐप बना रहे हैं ताकि वहाँ तक भी रसाई हमें हासिल हो सके, जिन जगहों का हमें पता नहीं है उनका पता चल सके? अब वो ज़रा मुश्किल एक काम होगा। कुछ लोग बहुत अच्छा काम वैसे ऑलरेडी कर रहे हैं और मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली कराची में, जैसे हेरिटेज वॉक होती है, मारवी साहिबा वहाँ वो उसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह की एक एक्सपर्टीज़ दरकार है, वसाइल दरकार हैं, तो फिल वक्त तो हमारा फोकस यही है कि हम लाहौर को इसी को एक्सपैंड कर लें और इसको वर्ल्ड सिटी से हम आगे बढ़कर जो जीटी रोड पर या मुगलपुरा के इलाके में या कोट ख्वाजा सईद में या मुल्तान रोड पर और बेतहाशा इमारतें हैं जिनको महफूज करने की या जिनके बारे में जो है जिनको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल तो हमारा फोकस जो अगला जो स्टेप होगा वो इसी हवाले से होगा, लेकिन अगर लेकिन इसकी बेतहाशा ज़रूरत मौजूद है कि इतने तारीख़ी शहर हैं इस मुल्क में, तो जैसे मुल्तान है, उच्च शरीफ है और ठट्टा है, तो इसमें बेतहाशा काम होने की गुंजाइश मौजूद है और शायद ये कोई सिर्फ एक इदारा गालिबन या कुछ अफराद इसको नहीं कर सकते, हमें मिलकर एक वसी पैमाने पर एक कलेक्टिव। ठीक है डॉक्टर अली कासमी साहब, शुक्रिया आपका, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब अजान से हम बात करते हैं। अजान, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो दिल करेगा कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है, उसको इतनी सख्त चीज़ दे दी है कि उसको हिस्ट्री भी समझनी पड़ रही है। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? ये कंप्यूटर साइंसेस वाले वैसे हिस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट रखते नहीं है, मैंने नहीं देखा, आपका इंटरेस्ट कितना है? जी तो आमतौर पर रुझान ऐसे ही है। अच्छा। मगर मुझे जो थोड़ा सा फ़ायदा इस तरह की, चूँकि मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस में है मगर मेरा जो माइनर है वो साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर है, तो इस वजह से मैं दोनों डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहा हूँ। और डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर अली उस्मान कासमी अगर मेरे हिस्ट्री के सुपरवाइज़र हैं, तो डॉक्टर सुलेमान शाहिद मेरे कंप्यूटर साइंस के सुपरवाइज़र हैं। अच्छा। तो वो दोनों सुपरवाइज़र ने जो है वो मिल के जो है हमें इनेबल किया सारे स्टूडेंट्स को, और दोनों मतलब डिपार्टमेंट्स को लिंक ही करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह का काम हो रहा है ऑलरेडी, मतलब लिखा जा रहा है कि तारीख़ी मकामात के बारे में लिखा जा रहा है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा ऐप्स बन रही हैं ऑलरेडी। तो इन दोनों को कंबाइन करना जो है वो हमारी मेन मोटिवेशन थी, ताकि मतलब दोनों डिपार्टमेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकें। और हिस्ट्री के अंदर भी जितनी चीज़ें जो आम बंदे तक सही नहीं है, मतलब मैं नहीं समझता कि आम बंदा जो है कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट जो है वो बड़ी आसानी से जाके जो है पढ़ सकता है या उसका शौक़ रखता है, मगर उसको अगर इस वे में प्रेजेंट किया जाए कि जिसके अंदर वो बड़ी उसके हाथ के अंदर चीज़ है, एक मोबाइल ऐप है, वो इसीलिए खोल के देख सकता है, अच्छा जी ये इस हिस्टोरियन ने लिखा है, इस हिस्टोरियन ने लिखा है, तो वो बआसानी उसके ऊपर काम सिर्फ अंदरून शहर को फोकस किया गया इसमें या पूरे लाहौर शहर सिटी को फोकस किया इसमें? फिल वक्त जो ऐप फोकस कर रही है वो सिर्फ अंदरून शहर को फोकस कर रही है, क्योंकि अंदरून शहर ही काफ़ी इनरिच था हेरिटेज इन कल्चर में, तो इसका जो वर्जन 1 है वो अंदरून शहर के ऊपर ही है। मगर ओवरऑल कोर्स के अंदर और हिस्ट्री के अंदर दीगर जो है वो जगहों का भी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, पूरे लाहौर को भी अब इसमें हाँ जी, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको आगे एक्सपैंड करें लाहौर की और जगहों पर। अच्छा, इसी ऐप को एक्सपेंड किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान तक भी क्या, या आपको अलग से कोई ऐप बनानी पड़ेगी? ये हमें ज़रा टेक्निकली थोड़ा सा जी सो टेक्निकली एज चूँकि मैं एक कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ, तो हमारा जो एक जो पर्सपेक्टिव होता है स्टार्ट के अंदर वही होता है कि जो हमारी ऐप है वो स्केलेबल होनी चाहिए। मतलब लेट्स से आज के लिए तो बन गई, मगर जैसे आपने जिक्र किया पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे लाहौर के लिए, हम उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो हमारी ये सोच के अंदर शुरू से ही ये शामिल था, और हमने इस ऐप को डिज़ाइन ही ऐसे किया कि ईजिली स्केलेबल है। वी जस्ट नीड लाइक राइट डाटा, और हम उसको इजीली ट्वीक करके ऐप को उसको इजीली स्केल कर सकते हैं। इवन आप तो मतलब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मतलब आप दीगर शहरों, दीगर ममालिक, साउथ एशियन और कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ को हम इजीली स्केलेबल कर सकते हैं इस ऐप को। गूगल मैप को कम्पीट कर सकता है, अगर हम देखें आने वाले दिनों में जिस तरह हम उसको देखते हैं, पूरे वर्ल्ड को ही उसने एक किस्म का नहीं, बेसिकली जो हमारी ऐप है वो गूगल मैप के ऊपर एक लेयर है। सो हमारी बेस जो है वो गूगल मैप्स के ही जरिए, मतलब वो चीज़ है जो गूगल मैप्स के अंदर ऑलरेडी शामिल नहीं है, हमने वो एक चीज़ ऐड करके
करके मतलब वो ऐप के अंदर एक नया फीचर आपने इसमें शामिल कर दिया। बहुत शुक्रिया अजान, आप आए, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। देखें जी किस किस तरह का काम हो रहा है, कैसे अजहान है पाकिस्तान के अंदर, और इसी लाहौर के अंदर क्या कुछ मजीद जो है निखार के आपके सामने आपके हाथ में मोबाइल के अंदर पेश किया जा सकता है। ये कितनी बड़ी इनोवेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान तक जो है फैलेगी और फिर पाकिस्तान की सयाहत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।